हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सीखेंगे छायावाद के बारे में और उनकी प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब सीखते हैं छायावाद के बारे में। छायावाद का जो समय है सन 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है। और हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रस्तावित करवाया। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया: सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की विभिन्न विशेषताएं इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं छायावाद के विषय में, कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। अब महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद तत्व प्रकृति के बीज जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यहाँ पे जो मन लिखा है यहाँ पर मूल होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। महादेवी वर्मा के अनुसार कि छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर नगेंद्र का जो ये लाइन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे आप सब याद रखें। और जैसा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह नहीं रहा, इसमें आप लोग को शायद कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा, इसलिए आप सब इसे याद रखिएगा कि डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद के विषय में क्या कहा है और डॉक्टर रामविलास शर्मा छायावाद के विषय में क्या कहे हैं। यदि आप सब
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। अगला है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। अब हम छायावाद के प्रवर्तक के विषय में पढ़ेंगे आगे, और कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है और किसने किसको माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है और प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी को माना है और इला चंद्र जोशी व अन्य विद्वान छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माने हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि प्रवर्तक कौन है और किसको किसने माना है। यह मिलान करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है और वन लाइनर क्वेश्चन में भी ये पूछ लेता है कि किसको छायावाद का प्रवर्तक किसको किसने माना है। तो इसे आप सब याद रखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह। छायावादी कवि। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। और यहाँ से यह प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि छायावाद के कवि चतुष्टय में कौन कौन से कवि आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। छायावाद के बृहत त्रयी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश निम्न हैं। तो छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, छायावाद का महेश किसे कहा जाता है। तो छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, आप सब इसे ध्यान से देखिएगा। महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है और ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को, विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को, महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप सब इसे ध्यान से पढ़िएगा। विष्णु सुमित्रा नंदन पंत, महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद। छायावाद की लघु त्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में। बाल्यकाल उपनाम उनका झारखंडी और कलाधर। गुरु का नाम उनके मोहिनी लाल। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है। यह चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का
उपनिषद कहा। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य है और कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में 15 सर्ग हैं और अंगिरस, शांत, निर्वेद रस और मुख्य पात्र इसमें मनु, श्रद्धा, कीड़ा, कुमार। मुख्य छंद इसमें तांडक छंद है। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं और उन सर्ग के नाम क्या हैं। आगे हम सब पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ। तो उनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियों में उर्वशी 1909 ईस्वी में, वन मिलन 1909 ईस्वी में, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में, अयोध्या का द्वार 1910, छोकोछ्वास 1910 व भ्रूवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। परीक्षा की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यह परीक्षा में प्रश्न काव्य कृतियों से भी प्रश्न आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में, उनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होती है। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है और निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ओज, उदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ: अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली 1969। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की प्रथम संग्रह अनामिका, अंतिम संग्रह सांध्य काकली, प्रथम कविता जूही की कली है। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900, उनकी मृत्यु 1977 ईस्वी और उनका जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा में हुआ। और सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है जो निम्न है: छायावादी में उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी में युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अंतश्चेतनावादी में स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगपथ 1949 ईस्वी। नव मानवतावादी में
उत्तरा 1949 ईस्वी, कला और बूढ़ा चाँद 1959 ईस्वी, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 ईस्वी, चिदंबरा। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप में अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी, उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में। जन्म स्थान उनका फर्रुखाबाद और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ: निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी थी। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर। चैनल पर पहली बार हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।